जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण यह मार्च 2024 का करंट अफेयर करेंगे और इस वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। जो भी यह नए हैं चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा सारा पॉइंट को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है यह अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, देश भर में उल्लास का माहौल। देखिएगा, राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई और पूरे देश में दिवाली जैसा यह उल्लास उस दिन क्या रहा, बना रहा। याद रखिएगा, जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना यह सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन किया हुआ PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा, इसका प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया कब, 22 जनवरी को। प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यजमान की भूमिका, याद रखिएगा, अगर कहेगा कि यजमान की भूमिका किसने निभाया तो यह नरेंद्र मोदी ने, और विशेष मुहूर्त निकाला गया था और यह मुहूर्त मात्र कितना था, 84 सेकंड का ही था। यह विशेष मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से लेकर के 12:30:32 यह बजकर के जो है 30:32 तक यह ज्योतिचार्यों द्वारा निर्धारित किया गया था। तो याद रखिएगा, यानी कि मात्र जो यह शुभ मुहूर्त था मात्र कितना सेकंड का था, 84 सेकंड का था। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि इसमें जो है विशेष संपन्न करने के लिए यह मोदी जी को कहा गया था 3 दिन का व्रत रखने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है 11 दिन तक यह विशेष व्रत का पालन श्री मोदी ने किए, जिसमें कि वे केवल नारियल पानी पीकर ही उन्होंने यह रहा और यह फर्श पर ही वह सोए। प्राण प्रतिष्ठा के समय अनेक प्रतिष्ठित पुरोहितों ने यह अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ पर मौजूद थे प्रधानमंत्री के साथ। इसके बाद इस लाइन में कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये सब जो है ना, यह राम जन्मभूमि से अतीत और वर्तमान पर एक नज़र। तो ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, वैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट कोई फैक्ट वैसा नहीं है। अब हम आगे चलेंगे। अब देखिएगा करें कि यहाँ पर जैसे कि अब मंदिर बना, तो मंदिर बनने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि लोगों का आवागमन बढ़ेगा। तो इस आशा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी स्थापना किया गया। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थापना किया गया और उसका नाम रखा क्या, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा, वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम रखा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन जो था उसका भी नाम बदलकर कर दिया क्या, अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर भी हवाई अड्डे जैसा ही सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन जो हुआ था 5 अगस्त 2020 को, और मंदिर के मुख्य वास्तुकार गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा थे। कौन थे? वास्तुकार की बात करेंगे चंद्रकांत सोमपुरा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यह रामलला की जो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, ये मूर्तिकार कौन था? तो मूर्तिकार था अरुण योगीराज। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि मंदिर का वास्तुकार जो था यह कौन था, चंद्रकांत सोमपुरा, और मूर्तिकार जो था वह अरुण योगीराज था। अब देखिएगा, हिंदू समुदाय का मानना है कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर पहले से विद्यमान था, जिसे 1528 में बाबर के सिपह सलार, जिसका नाम था मीर बाकी, इसने तोड़वा करके वहाँ पर क्या किया था, मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसी पर विवाद यह चलते रहा था और अंततः यह क्या हो गया, 40 माह की अवधि में। अब देखिएगा यहाँ पर 5, ठीक है, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ और 40 माह की अवधि में मंदिर के निर्माण कर
यह बालक स्वरूप भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हो गई और यह 22 जनवरी 2024 को इसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तो यहाँ तक आपका अगर राम जन्मभूमि या अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित प्रश्न होगा तो इसी से आने की संभावना है। अब देखिएगा 75वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्र की उपलब्धि का राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख किया गया। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट पढ़ने योग्य नहीं है, बस जितने सरकार की योजनाएं थी उसी योजना का जो है यह उल्लेख राष्ट्रपति ने इस भाषण में किए। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और इन्होंने जो है राष्ट्र को संबोधित किया। तो यहाँ पर पढ़ना कोई जो है उचित बात, अगर आपको लग रहा है कि पढ़ना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा PDF सारा का। केंद्र सरकार असम सरकार के साथ उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के शांति समझौते के पश्चात उल्फा का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त करने की संगठन की घोषणा। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आएगा कि उल्फा उग्रवादी का संबंध किस राज्य से है, तो यह असम से। तो यहाँ पर करें कि उल्फा उग्रवादी का संबंध जो है यह कहाँ से है, असम से। इसके बाद देखेंगे करें कि यह त्रिपक्षीय यह समझौता हुआ, तो त्रिपक्षीय में केंद्र सरकार, असम सरकार और एक जो है यह उल्फा उग्रवादी, यानी कि ये सब के बीच त्रिपक्षीय समझौता 29 दिसंबर 2023 को किया गया। 29 दिसंबर 2023 को किया गया। अब देखिएगा शांति समझौते के अनुरूप उल्फा के इस गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में नई दिल्ली में संपन्न यह शांति समझौता उल्फा के अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले गुट व सरकार के बीच 12 वर्षों से चली आ रही बातचीत समापन था। अब देखिएगा यहाँ पर कहेगा कि यह कहाँ पर हुआ यह बैठक, तो यह दिल्ली में। कौन कौन सम्मिलित था, तो यह अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और यह उल्फा उग्रवादी के जो नेता थे यह अरविंद राजखोवा। इसके बाद आगे की बात हम चलते हैं, करें किया संगठन को औपचारिक रूप से भंग करने का निर्णय यह सिपाझार में 23 जनवरी 2024 को संगठन की अंतिम बैठक में लिया गया। परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा का जो है कट्टरपंथी इस गुट का हिस्सा नहीं है, यानी कि अभी भी एक संगठन जो उल्फा को यह सपोर्ट करता हुआ अभी भी इस समझौता में शामिल नहीं, लेकिन दो जो था इसका नेतृत्व करता वह दोनों शामिल हो गया है। अब देखिएगा आगे की पॉइंट क्या है, तो करें कि इसके बाद नीचे देखेंगे करें कि 29 दिसंबर 2023 को समझौते के अनुरूप ही उल्फा की आम परिषद का अंतिम बैठक यह असम के दरांग जिले में यह सिपाझार में 23 जनवरी 2024 को आयोजित हुई, जिसमें समझौते के अनुरूप इस संगठन को भंग कर इसका अस्तित्व ही समाप्त करने का निर्णय लिया। उल्फा के एक पदाधिकारी के अनुसार उल्फा भंग होने के साथ ही 23 जनवरी का दिन जो है यह इतिहास के पन्नों में क्या होगा, दर्ज किया जाएगा। अब करें संगठन 7 अप्रैल 1979 को असम के शिवसागर जिले में स्वतंत्र असम की स्थापना के लिए संघर्ष की मांग को लेकर अस्तित्व में लाया गया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बन सकता कि यह उल्फा संगठन जो आया था यह कब आया था, तो 7 अप्रैल 1979 को आया और जो है यह उसका जो नेतृत्व करता था परेश बरुआ और एक था अरविंद राजखोवा और एक था अनूप चेटिया। ये सब का मांग था कि असम यह स्वतंत्र असम की यह जो है मांग कर रहा था। संगठन के राजखोवा और अनूप चेतिया के नेतृत्व वाले गुट ने ही शांति समझौता कर उल्फा को भंग करने की घोषणा किया। तो दो जो नेतृत्व करता था, एक राजखोवा और एक अनूप चेतिया, ये दोनों ने शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया, लेकिन जो है यह इसके वार्ता के विरोधी यह परेश बरुआ उल्फा यानी कि स्वतंत्र गुट के यह प्रमुख अभी भी बने हुए हैं, यानी कि अभी एक और नेतृत्व करता है परेश बरुआ, वह अभी तक समझौता नहीं किया। अब यहाँ पर देखेंगे बिहार में
अब यह अगर हम उल्फा की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा उल्फा उग्रवादी से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहली बात थी कि उल्फा जो है संगठन कहाँ से संबंधित है, असम से। जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ यह किसके किसके बीच, यह अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा और यह उल्फा संगठन का नेतृत्व करता जो था वो तीनों के बीच समझौता कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा उल्फा संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1979 को हुआ था और यह दो इसमें जो नेतृत्व करता था, एक परेश बरुआ और एक का नाम था अरविंद राजखोवा। अनूप चेतिया ने इस पर यह करे कि यह परेश बरुआ, अरविंद खोवा और अनूप चेतिया इसका मुख्य भूमिका निभाया। अब शांति समझौता पर 2 व्यक्ति हस्ताक्षर वहां से उल्फा से किया, राजखोवा और अनूप चेतिया, जबकि परेश बरुआ ने नहीं किया, वह अभी भी इसके विरोध में है। अब देखिएगा बिहार में अब एनडीए सरकार नीतीश कुमार फिर पलटी मारे और यह 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस याद रखिएगा कि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह पहले आरजेडी, सबसे पहले तो यह एनडीए के साथ ही सरकार में थे, लेकिन फिर कुछ अनबन हो जाने के कारण नीतीश कुमार मारे पलटी और इसके बाद फिर से यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और पुनः एनडीए के साथ चला गया और मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दिया, 28 जनवरी को दे दिया। इसके साथ ही उसके नेतृत्व की वाली महागठबंधन सरकार 18 महीनों तक ही क्या हुआ, यह चल सका, उसमें क्या हो गया, गिर गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने 28 जनवरी को ही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होकर भाजपा समर्थित सरकार का यह गठन नीतीश कुमार ने किया। इस प्रकार रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ हुई, कौन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब याद रखिएगा इसमें बिहार के जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने, यह इसी ने उसको शपथ दिलाया और यहाँ पर यह उप मुख्यमंत्री 2 बने हैं, एक है यह सम्राट चौधरी और एक है विजय कुमार सिन्हा, यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री और यह दोनों जो है यह बीजेपी पार्टी से है, जबकि यह जदयू से है, जनता दल से है, कौन, यह नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बस इतना ही इसमें। अब देखिएगा किसको कितना सीट है, ये देखिएगा जो यह 200 टोटल अगर विधानसभा की बात करेंगे बिहार में सीट तो यह 243 है, जिसमें नीतीश कुमार नेतृत्व वाले जदयू यानी जनता दलयू को कितना 45 सीट है और 79 जो है आरजेडी को, भाजपा को कितना 78, कांग्रेसी विधायकों की संख्या 19 है और 22 विधायक अन्य दलों से है। तो याद रखिएगा इस दल की स्थिति में अगर गठबंधन करके भाजपा और यह जो है नीतीश कुमार की पार्टी, ये सब मिलकर जो है टोटल यह बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार यह ने किया, किंतु जो है अगस्त 2022 में एनडीए के दामन छोड़ राजद का दामन और जो है फिर कांग्रेस वाम दल के महागठबंधन में वह क्या हुआ था, शामिल हुआ था। तो नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने, तो 9वीं बार बने हैं। अब देखिएगा जो अगला पॉइंट हम पढ़ाएंगे यह आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, यह मोस्ट वीवीआई कर लीजिए इसको, हर एक कोई का एग्जाम में यह पूछा ही जाएगा। 126 दिन की यात्रा के पश्चात सौर वेधशाला आदित्य, यह जो है लैंग्वेज 1 L1 जिसको कहते हैं, आदित्य L1 बिंदु पर स्थापित भारत के सौर मिशन की बड़ी कामयाबी। अब देखिएगा बीते वर्ष चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने की बड़ी सफलता के पश्चात नए वर्ष 2024 के प्रारंभ में ही भारत ने अपने सौर मिशन की कामयाबी उस समय प्राप्त की जब 126 दिन पूर्व 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित आदित्य L1 को यह पृथ्वी से 15, ठीक है, पृथ्वी से जो है यह 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यानी कि L1 पॉइंट पर उसको क्या क्या अपना यह कक्षा में पहुंचा दिया। तो यहाँ से देखिएगा कि यह सबसे पहले तो प्रश्न बन सकता है कि यह जो आदित्य L1 है इसकी प्रक्षेपण कब किया गया था इसको, तो याद रखिएगा 2 सितंबर 2023 को, कहाँ से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और यह जो L1 पॉइंट है इसकी दूरी पृथ्वी से कहेगा तो 15 लाख किलोमीटर का है, के पास अंडाकार कक्षा जिसको कहते हैं हेलो ऑर्बिट में 6 जनवरी 2024 को स्थापित कर दिया। तो याद रखिएगा यहाँ से जो प्रक्षेपण तिथि था
2 सितंबर को, और यह पहुंचा कब, यह स्थापित हो गया कक्षा में 6 जनवरी 2024 को। इसके बाद टोटल कितना दिन का समय लगा, तो 126 दिन का, ये भी ध्यान में रखिएगा, 126 दिन का समय लगा और वहाँ पर क्या हुआ, स्थापित हो गया। अब जो यह घूम घूम कर गया, यह टोटल चूँकि 15 लाख किलोमीटर, अब मान लेते हैं कि यह आपका पृथ्वी है, यह अर्थ है और यह सन है, तो इन दोनों के बीच में ही जो है L1 पॉइंट है। तो L1 पॉइंट के बीच की दूरी जो है यह 15 लाख किलोमीटर है। कितना है, 15 लाख किलोमीटर। लेकिन सूर्य से दूरी की बात करेंगे पृथ्वी का, तो यह 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सूर्य और अर्थ के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, जबकि यह अर्थ और L1 के बीच की दूरी क्या है, 15 लाख किलोमीटर है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद L1 पॉइंट यानी कि इसे यह सूर्य है, यह पृथ्वी है, तो L1 पॉइंट जो है यह सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बिंदु पर है और यहीं पर क्या है, संतुलित है। करें कि हेलो ऑर्बिट में स्थित L1 बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन रहता है। इस बिंदु पर रहते हुए यह आदित्य सूर्य से जो है यह ओझल नहीं हो सकेगा, जिससे सूर्य पर हो रही गतिविधि की लगातार जानकारियां इससे क्या होता है, प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद आगे की तरफ इसका जो कार्यकाल, जो L1 का कार्यकाल का जो अनुमान लगाया गया है वह कितना, 5 वर्ष का लगाया गया है। और इसरो के अध्यक्ष कौन, एस सोमनाथ। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा विभिन्न प्रकार के अध्ययन के लिए यह 7 वैज्ञानिक पेलोड यह पर तैनात किया गया। यह देखिएगा अगर पेलोड की बात करेंगे तो यह कितना, 7 वैज्ञानिक पेलोड। पहला है यह VELC, दूसरा है स्वीट, और तीसरा है सोलेक्स, और चौथा कौन सा, यह हेलो L1 OS शामिल है। और उसके बाद आगे की बात करेंगे, यह एक है आपका एस्पेक्स, और एक है पापा, और एक है यह एडवांस ट्राइएक्सियल रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जिसको कहते हैं यह एथरडम आदि शामिल है। अब यहाँ पर देखिएगा यह आदित्य L1 की सफलता को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है कि अमेरिका, यूरोपियन संघ, जापान और चीन के बाद भारत सौर मिशन भेजने वाला दुनिया का 5वां देश है। मोस्ट यही पॉइंट है कि यह सौर मिशन भेजने वाला दुनिया का 5वां देश बना अपना प्यारा भारत। यह पहला अमेरिका, उसके बाद अमेरिका के बाद कौन, यूरोप, फिर जापान, और जापान के बाद कौन, चीन। ये 4 देश पहले भेज चुका था, लेकिन अपना प्यारा भारत जो बना हुआ कितना, 5वां देश। अब देखिएगा सौर मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको पढ़ना क्या है, जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, जबकि आदित्य L1 यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यह L1 बिंदु पर स्थापित है। अभी हम समझाए थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी पूछेगा तो यह 15 करोड़ किलोमीटर, जबकि L1 पॉइंट और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछेगा तो 15 लाख किलोमीटर है। चलिए इसके बाद L1 बिंदु सूर्य के हेलो ऑर्बिट में है, जहां सूर्य एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन होता है। ठीक है, और 15 लाख किलोमीटर की दूरी L1 बिंदु पहुंचने के लिए लगभग कितना का तय किया दूरी, यह 37 लाख किलोमीटर का दूरी आदित्य L1 ने कितने दिनों में, 126 दिनों में तय किया। इसके बाद आदित्य L1 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 के जरिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस यह यान से छोड़ा, किस यान से, यह PSLV C56 के जरिए, कब, यह 2 सितंबर 2023 को। इसके बाद और इसमें कोई वैसा पॉइंट पढ़ने लायक नहीं है। फिर अगला पॉइंट को हम देखते हैं क्या है। अगला देखिएगा करें कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलता के पश्चात एक्सपोसैट उपग्रह का सफल परीक्षण। अब देखिएगा चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हो गया और आदित्य L1 का भी पहुंच गया। अब जो है
यह एक मिशन है एक्सपोसैट। कौन सा? एक्सपोसैट। याद रखिएगा, एक्सपोसैट की हम बात करेंगे तो करे क्या, इसरो ने नए वर्ष 2024 के पहले ही दिन एक्सपोसैट का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रचा। यानी कि एक्सपोसैट का अगर पूछेगा प्रक्षेपण किस तारीख को किया गया, तो यह 1 जनवरी 2024 को, पहले दिन का मतलब हो गया 1 जनवरी 2024 को। और यह किसने किया? इसरो ने। भारत का पहला यह ध्रुवमापी मिशन है जो कि पल्सर, ब्लैक होल्स, रेडिएशंस और आकाशगंगा आदि का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही भारत ब्लैक होल्स का अध्ययन करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश यह हो जाएगा। अभी जो हम एक्सपोसैट की हम बात कर रहे थे, एक्सपोसैट का प्रक्षेपण की बात करेंगे तो किस तारीख को किया गया, तो यह 1 जनवरी 2024 को। और इसका जो उद्देश्य है, यह इसका उद्देश्य है ब्लैक होल्स का अध्ययन करना। तो यानी क्या रखिएगा, भारत का पहला ध्रुवमापी मिशन है। कौन सा? ध्रुवमापी मिशन एक्सपोसैट, जिसका प्रक्षेपण कब? 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा करे कि इसकी, यानी कि भारत जो है ब्लैक होल्स का अध्ययन करने वाला अमेरिका के बाद यह दूसरा देश बन जाएगा। कौन? अपना प्यारा भारत। अब देखिएगा, इस प्रक्षेपण के तहत एक्सपोसैट PSLV C58 द्वारा 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में स्थापित किया गया। ये देखिएगा किस यान से इसको प्रक्षेपण किया गया, तो PSLV C58 के माध्यम से। अपने साथ 2 पेलोड, एक है पोलिक्स और एक है एक्सपेक्ट। ठीक है, ये देखिएगा। इसके बाद एक्सपोसैट प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, यह जिसको कहते हैं PSLV C58 के जरिए किया गया। और कब? 1 जनवरी 2024 को। जब इसरो अपने अंतरिक्ष मिशन कैलेंडर वर्ष के पहले ही दिन यह अंजाम दिया, PSLV C58 से ने जो है 650 किलोमीटर ऊंची यह कक्षा में एक्सपोसैट को 21 मिनट में स्थापित कर दिया। यानी कि मात्र कितना मिनट में? 21 मिनट में स्थापित कर दिया। PSLV की यह 60वीं उड़ान थी और यह साथ ही 10 अन्य छोटे यह पेलोड को भी इस उड़ान के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। एक्सपोसैट का जीवन काल, इसका भी जीवन काल 5 वर्ष अनुमानित है। कितना है? 5 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सपोसैट की हम बात किए, तो एक्सपोसैट का प्रक्षेपण किस तारीख को, तो 1 जनवरी 2024। किसने किया? इसरो ने किया। ठीक है, किस यान से किया, तो PSLV यह C50 यह 8 से किया। ठीक है, यह PSLV C58। और जो यह भारत का पहला ध्रुवमापी जो मिशन है, और यह अगर ये सफल हो गया, इसका मतलब है कि भारत जो है ब्लैक होल्स का अध्ययन करने वाला यह दूसरा यह देश बन गया। किसके बाद? अमेरिका के बाद। इसके बाद चलते हैं एलन मस्क की स्पेस एक्स द्वारा भारतीय उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण 2024 की दूसरी तिमाही में। आगे देखते हैं करें कि भारत के एक संचार उपग्रह जिसका नाम है GSAT-20, नया नाम इसका GSAT-N2 GSAT-N2 का यह प्रक्षेपण अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा अपने शक्तिशाली फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया जाएगा। याद रखिएगा, GSAT का जो प्रक्षेपण करेगा वह कौन सा कंपनी? स्पेस एक्स ने। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यह इसरो के यह उच्च क्षमता वाले 4700 किलोग्राम वजन के शक्तिशाली संचार उपग्रह GSAT-20 का पूर्ण स्वामित्व इसी वाणिज्यिक इकाई द्वारा न्यू स्पेस इंडिया NIL के जो है पास होगा। अब इसके बाद देखेंगे यह प्रक्षेपण 2024 के दूसरी तिमाही में यह संभावित है। इससे पूर्व न्यू स्पेस द्वारा संचालित 4180 किलोग्राम वजन वाले संचार उपग्रह GSAT-24 प्रक्षेपण यूरोपीय स्पेस कंपनी एरियन स्पेस द्वारा एरियन 5 रॉकेट के जरिए 22 जून 2022 को किया था। इसके बाद आगे की हम बात करेंगे, यह देश के सबसे लंबे सी ब्रिज जिसका नाम है अटल ब्रिज
का उद्घाटन किया गया। तो देश में समुद्र के ऊपर सबसे लंबे सेतु अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2024 को किया। याद रखिएगा कि यह जो अटल सेतु है, अटल ब्रिज है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला यह सेतु, यह पुल दक्षिण मुंबई यह सेबरी को जो है रायगढ़ जिले के यह उरन तालुका को नाहसोबा से जोड़ता है। जो अटल सेतु है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2024 को और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर 6 लेन वाला यह सेतु है और यह जोड़ता है किसको, तो यह दक्षिणी मुंबई सेबरी को रायगढ़ जिले के यह उरन तालुका के नाहसोबा नवी नवी मुंबई के बीच तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस पुल को अटल बिहारी वाजपेयी यह सेबरी नाहसोबा अटल सेतु नाम दिया गया। तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नाहसोबा अटल सेतु इसका फुल नाम हुआ। अब करें कि जो पहले 2 घंटा का समय लगता था, यह अभी तक लगता था, यह दूरी पुल के रास्ते अब मात्र 20 मिनट में ही क्या होगा, तय की जा सकती है। पहले दोनों के शहर के बीच की दूरी तय करने के लिए 2 घंटे के समय लगता था, लेकिन अब मात्र कितना, 20 मिनट में यह दूरी क्या होगा, तय हो जाएगा। देश में समुद्र पर बनाए गए दूसरे पुल की लंबाई समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर तथा जमीन पर यह 5.3 किलोमीटर है। इस पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब देखिएगा, यहाँ पर अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यह 6 लेन का होगा, लंबाई इसका 21.8 किलोमीटर, अनुमानित लागत जो है 17,883 करोड़ है। याद रखिए 43 करोड़ 17,843 करोड़ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब करें कि स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इंदौर लगातार यह जो है 7वें वर्ष स्वच्छ शहर में शीर्ष पर रहा। अब देखिएगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ यह रिपोर्ट जारी किया और इसमें अगर कहेगा कि सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको, यह इंदौर और सूरत को जो है संयुक्त रूप से दिया गया। किसको, इंदौर और सूरत को। करें कि इंदौर को लगातार 7वें वर्ष स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस वर्ष यह पुरस्कार सूरत के साथ इसको संयुक्त रूप से दिया गया, लेकिन 6 बार पहले जो है यह अकेले ही इंदौर शीर्ष पर रहा था। करें कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है इसका वितरण दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, करें क्या इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की बात करेंगे कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, दूसरा पर मध्य प्रदेश, तीसरा पर छत्तीसगढ़। अगर हम शहर की बात किए तो प्रथम पर कौन हो गया, इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से, लेकिन सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रदर्शन करने में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरा पर मध्य प्रदेश और तीसरा पर छत्तीसगढ़। अब आगे चलते हैं। करें क्या 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष 3, तो पहला है यह सासवड़ महाराष्ट्र का, पाटन और लोनावाला। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की बात करेंगे तो यह महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करेंगे तो गंगा टाउन्स में सबसे स्वच्छ वाराणसी और प्रयागराज को। आगे चलते हैं। 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का जो थीम था वेस्ट टू वेल्थ था और 2024 के लिए रीयूज करें क्या, 2024 के लिए क्या है, रीयूज या रीयूज क्या है, रिड्यूस, ठीक है, याद रखिएगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये 2024 का थीम है, जबकि 2023 का थीम जो था वेस्ट टू वेल्थ था, वेस्ट टू वेल्थ। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या है अगला पॉइंट आपका,
कुनो नेशनल पार्क में एक माह में 7 शावकों का जन्म और एक नर चीते की मृत्यु। देखिएगा यहाँ पर यह कुनो नेशनल पार्क जो पड़ता हुआ मध्य प्रदेश के श्योपुर में। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि कुनो नेशनल पार्क जहाँ पर चीता को रखा गया वह कहाँ पर था, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। चीतों में एक मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया और नया वर्ष यह 2024 शुरू होने से पूर्व ही दिया था। अब यहाँ पर ज़्यादा हम विशेष नहीं पढ़ेंगे, बस याद रखिएगा नामीबिया से यह 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। मादा चीते सियाया जिसे जो है ज्वाला नाम बाद में दिया गया ने भी यह 3 शावक को जन्म दिया। वर्तमान स्थिति को अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार जनवरी 2024 के अंत तक 13 चीते ही अब शेष रह गए। इसके अतिरिक्त 8 शावक कुनो नेशनल पार्क में जनवरी 2024 के अंत तक में भी विद्यमान था। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देश में हिम तेंदुआ की कुल यह जो है संख्या कितना है, 718। करें कि देश में हिम तेंदुआ की संख्या संबंधित वैज्ञानिक सर्वेक्षण इसमें किया गया और यह टोटल आकलित जो संख्या निकाला हिम तेंदुआ की संख्या यह 718 निकाला है। अब आगे देखेंगे इस रिपोर्ट में क्या कहता। सर्वाधिक जो यह सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ की संख्या है 477 हिम तेंदुआ कहाँ पर है, लद्दाख में। उत्तराखंड में है 124, हिमाचल प्रदेश में 51। इसी प्रकार से यह जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका नाम है भूपेंद्र यादव ने 30 जनवरी 2024 को यह रिपोर्ट जारी किया। अब देखिएगा सबसे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहेगा हिम तेंदुआ कहाँ पर, लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9, टोटल लगभग जो है 718। अगर हम हिम तेंदुआ की बात करेंगे तो यह हिम तेंदुआ विश्व में हिम तेंदुआ की संख्या टोटल लगभग 3000 से 7000 के बीच अनुमानित है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ कहाँ है ये पूछेगा तो यह चाइना में। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर, लद्दाख में। इसके बाद आपका क्या हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला जो वीडियो आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।